आदर्श शिक्षा समिति सिरोही की ऑनलाइन कक्षाओं में आपका स्वागत है। आज हम अध्याय 2 का प्रकरण कंपनी के अफसर नवाब बन बैठे पढ़ेंगे। इससे पूर्व हमने प्लासी के युद्ध के बारे में पढ़ा। प्लासी के युद्ध के बाद में अंग्रेज़ों या कंपनी का पूर्णतः अब धीरे धीरे सब जगह साम्राज्य स्थापित होने लगा था। नवाब बनने का क्या मतलब है? इसका एक मतलब तो ये था कि कंपनी के पास अब सत्ता और ताकत दोनों थी। अब कंपनी के पास में सत्ता भी था, राज्य करने भी थे और कंपनी के पास में अब ताकत भी थी। लेकिन इसके कुछ और भी फायदे थे। कंपनी का हर कर्मचारी नवाबों की तरह जीने के ख्वाब देखने लगा था। हम जानते हैं कि नवाबों का शहर लखनऊ को कहा जाता है। नवाब एक तरह के राजा होते थे। कंपनी के हर कर्मचारी अब राजा महाराजा तरह सपने देखने लगे थे। वे भी अब नवाबों के ख्वाब देखने लगे थे। प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल के असली नवाबों को इस बात के लिए भी अब बाध्य किया गया कि कंपनी के अफसरों को निजी तोहफे के तौर पर ज़मीन और बहुत सारा पैसे दें। अब नवाबों को बाध्य किया गया कि अफसर है उनको निजी तौर पे स्वयं उनको तोहफे पुरस्कार दें या उनको ज़मीन या बहुत सारा पैसे दें। खुद रॉबर्ट क्लाइव ने ही भारत में बेहिसाब दौलत जमा कर ली थी। रॉबर्ट क्लाइव गवर्नर जनरल थे। उन्होंने भारत में रहते हुए उनकी आय से ज़्यादा बहुत सारी पूंजी एकत्रित कर ली थी, धन जमा कर लिया था। 1743 में जब वे इंग्लैंड से मद्रास आए, मद्रास को अब वर्तमान में हम चेन्नई के नाम से भी जाना जाता है या चेन्नई भी कहते हैं, तो उसकी उम्र मात्र 18 साल थी। 1767 में जब वह 2 बार भारत में गवर्नर बनने के बाद हमेशा के लिए भारत से रवाना हुआ, जब वह 2 बार भारत में गवर्नर बना और हमेशा के लिए भारत से इंग्लैंड जाने लगा, तो यहाँ उसकी दौलत लाखों में थी, यानी 4,01,102 पाउंड के बराबर थी। दिलचस्प बात तो यह है कि गवर्नर के अपने दूसरे कार्यकाल में जब कंपनी के भीतर फैले भ्रष्टाचार को ख़त्म करने का काम सौंपा गया, क्लाइव को कंपनी के जो भीतर भ्रष्टाचार फैले हुए थे, उनके जो कर्मचारी थे घूस लेते थे, रिश्वत लेते थे, उसकी जांच का काम जब क्लाइव को सौंपा गया था। लेकिन 1772 में ब्रिटेन संसद में उसे खुद भ्रष्टाचार के आरोप पर अपनी सफाई देनी पड़ी थी, क्योंकि क्लाइव के पास में इतनी सारी धन संपदा एकत्रित हो गई थी कि उसे भी अब जो वरिष्ठ कर्मचारी थे उसमें देखा जाने लगा था, तो उसको खुद की भी भ्रष्टाचार के आरोप में अपनी सफाई देनी पड़ी थी। सरकार को उसकी अकुत संपत्ति के स्रोत संदेहास्पद लग रहे थे कि क्लाइव था, उसकी संपत्ति थी, वो अब शक के दायरे में थी कि उनके पास में इतना सारी धन संपदा कैसे एकत्रित हो गई। उसे भ्रष्टाचार के आरोप से तो बरी कर दिया गया था, लेकिन 1774 में उसने आत्महत्या कर ली थी। क्लाइव पर लगे भ्रष्टाचार के आरोप तो सरकार या कंपनी ने उस आरोप से तो बरी किया, लेकिन खुद क्लाइव ने 1774 में आत्महत्या कर ली। कंपनी के सभी अफसर क्लाइव की तरह दौलत इकट्ठा नहीं कर पाए। बाकी अन्य जो गवर्नर जनरल थे या भारत में रहे, वो सब इतना सारी धन संपदा एकत्रित नहीं कर पाए। लेकिन बहुत सारी बीमारियों और लड़ाइयों के कारण ही उनकी कम उम्र में मौत हो गई थी या मौत के निवाले बन गए। इसके अलावा इन सभी को
भ्रष्ट और बेईमान मानना भी सही नहीं होगा। ऐसा भी मानना गलत है कि जितने भी गवर्नर थे या अधिकारी थे वो सब बेईमान थे या भ्रष्ट थे, ये मानना भी सही नहीं है। उनमें से बहुत सारे अफसर साधारण परिवार से आए थे। उनकी सबसे बड़ी इच्छा बस यही थी कि वे भारत में ठीक ठाक पैसा कमाएं और ब्रिटेन लौट कर, जब वे अधिकांश अधिकारी थे, उनकी बस इतनी ही इच्छा थी कि वे भारत में आए और थोड़ा बहुत धन कमा ले, ताकि अपना जब वे भारत से लौट कर ब्रिटेन जाए तब वे अपनी बसी हुई ज़िंदगी वहाँ आराम से गुजार सके। जो जीते जी धन दौलत लेकर वापस लौट गए, उन्हें वहाँ आलीशान जीवन जिया। जो अधिकारी थे या कर्मचारी थे वो भारत से जिंदा लौटकर इंग्लैंड चले गए थे, वो वहाँ अब आराम से ज़िंदगी जी रहे थे या आलीशान ज़िंदगी जी रहे थे। उन्हें वहाँ के लोग नवाब कहते हैं। यह भारतीय शब्द नवाब का ही अंग्रेजी संस्करण बन गया था, मीनिंग है। उन्हें लोग अक्सर नए अमीरों और सामाजिक हैसियत में रातों रात ऊपर आने वाले लोगों के रूप में देखने लगे। उनका वहाँ के जो कलाकार थे वो नाटकों के माध्यम से या कार्टूनों के माध्यम से मजाक उड़ाया जाता था। जो भारत में अधिकारी रहे या कर्मचारी रहे वो इंग्लैंड चले गए, वहाँ पे अब वो अमीरों की तरह जीवन जीने लगे, तो उनका लोग मजाक उड़ाने लगे थे। कंपनी का फैलता शासन। क्लाइव खुद को कैसे देखते हैं? जब वे संसद की एक समिति के सामने सुनवाई के दौरान क्लाइव ने कहा था कि प्लासी की लड़ाई के बाद उसने जबरदस्त संयम का परिचय दिया। आइए देखें उसने क्या कहा था। उसने कहा था, उस स्थिति की कल्पना कीजिए जहाँ प्लासी की जीत ने मुझे ला खड़ा कर दिया था। एक ताकतवर राजा मेरे इशारों पर चल रहा था, एक संपन्न शहर मेरी दया पर था, उसके सबसे दौलतमंद महाजन मेरी एक एक मुस्कुराहट के लिए एक दूसरे की गिरेबान खींच रहे थे। मैं ऐसे खजानों के बीच से गुजर रहा था जो सिर्फ मेरे लिए खुले हुए थे। एक तरफ सोना, दूसरी तरफ जवाहरात थे। अध्यक्ष महोदय, मैं अपने इस संयम को देख खुद भी हैरान था। कंपनी का फैलता शासन। यदि हम 1757 से 1857 के बीच ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा भारतीय राज्यों पर कब्जे की प्रक्रिया को देखें तो कुछ महत्वपूर्ण बातें सामने आती है। किसी अनजान इलाके में कंपनी ने सीधे सैनिक हमला प्राय नहीं किया। कि कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी ने किसी अनजान इलाके पर कभी भी उन्होंने सीधे तौर पर सैनिक हमला नहीं किया था। उसने किसी भी भारतीय रियासत का अधिग्रहण करने से पहले विभिन्न राजनीतिक, आर्थिक और कूटनीतिक साधनों का इस्तेमाल किया था। बक्सर की लड़ाई 1764 के बाद कंपनी ने भारतीय रियासतों में रेजिडेंट तैनात कर दिए थे। अपना एक प्रतिनिधि तैनात कर दिया था। जो वहाँ भारत की रियासतें थी, यहाँ पे उन्होंने अपना एक रेजिडेंट तैनात कर दिया था। यह कंपनी के राजनीतिक और व्यावसायिक प्रतिनिधि होते थे। ये कंपनी की ओर से राजनीतिक और व्यावसायिक प्रतिनिधि के तौर पर किसी रियासत में नियुक्त किए जाते थे। उनका काम कंपनी के हितों की रक्षा करना था, कंपनी का फायदा करना था, उन्हें आगे बढ़ाना था और कंपनी के कारोबार को आगे बढ़ाना का काम रेजिडेंट का था। रेजिडेंट के माध्यम से कंपनी के अधिकारी भारतीय राज्य के भीतर मामलों में भी दखल देने लगे थे। अब जो रेजिडेंट थे वो भारतीय राज्यों के भीतर या उनके कोई आपसी मामला होता था उनमें भी दखल देने लगे थे। जैसे किसी स्थान का राजा किसको बनाया जाए, किसी राजा की मृत्यु होने पर किसको राजा बनाया जाए, गोद प्रथा वगैरह वगैरह हमने नाम सुना है। अगला राजा कौन होगा, किस पद पर किसको बिठाया जाए,
इस तरह की चीज़ें भी अब कंपनी के अफसर ही तय करते थे, जबकि यह कार्य भारतीय राजाओं का था। कई बार कंपनी ने रियासतों पर सहायक संधियाँ भी थोप दी थी। कंपनी ने जो देसी रियासतें थी, यहाँ की राज्य थे, उनसे सहायक संधियाँ कर ली। जो रियासतें इस बंदोबस्त को मान लेती थी, उसे अपने स्वतंत्र सेना रखने का अधिकार नहीं था। जो सहायक संधि मान लेती थी, अब वह राज्य या रियासत अपनी खुद की सेना नहीं रख सकती थी। उसे कंपनी की तरफ से सुरक्षा मिलती थी। अब कंपनी ही उनको सेना उपलब्ध करवाई जाती थी और वहीं ही उस रियासत की सुरक्षा भी करती थी। सहायक सेना के रख रखाव के लिए कंपनी को पैसा देती थी। अब रियासतें होती थी, उनकी सुरक्षा के लिए कंपनी द्वारा जो सेना तैनात की जाती थी। अब सेना के रख रखाव के लिए, खर्चे के लिए कंपनी को रियासतों द्वारा पैसा दिया जाने लगा था। या रियासतें होती थी, वह अपनी सुरक्षा के लिए जो कंपनी द्वारा रखे गई सेना के रख रखाव के लिए पैसा देती थी। अगर भारतीय शासक रकम अदा करने में चूक जाते थे, अगर कोई भारतीय राजा होता था तो वह रकम अदा करने, पैसे देने में अगर चूक जाता था तो जुर्माने के तौर पर उनका इलाका कंपनी अपने कब्जे में कर लेती थी। उस समय अवध के नवाब को 1801 में अपना आधा इलाका कंपनी को सौंपने के लिए मजबूर किया गया था, क्योंकि नवाब सहायक सेना के लिए ये पैसा अदा करने में चूक गए थे। इसके आधार पर हैदराबाद के भी कई इलाके छीन लिए गए थे। आप जो चित्र देख रहे हैं, अपने बेटे और ब्रिटेन रेजिडेंट के साथ खड़े नवाब सुजाउद्दौला टिलिक कैटल द्वारा बनाया गया चित्र है, जो 1772 में बनाया गया था। बक्सर की लड़ाई के बाद में हुई संधियों के फलस्वरूप नवाब सुजाउद्दौला के ज़्यादातर अधिकार अब छीन लिए गए थे, लेकिन यहाँ वह रेजिडेंट के सामने अपनी सिर परीक्षित शाही शौन शौकत के साथ में दिखाई दे रहे हैं। निषेधाज्ञा का मतलब होता है निर्देश, अधीनस्थता का मतलब होता है दब्बूपन या किसी के अधीन रहना। रेजिडेंट की ताकत क्या होती थी? कंपनी द्वारा नियुक्त किए गए रेजिडेंट के बारे में स्कॉटलैंड के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री और राजनीतिक या दार्शनिक जेम्स मिल ने यह कहा था, दरअसल रेजिडेंट रियासत का राजा होता था। हम उसे हस्तक्षेप की मनसाई निषेधाज्ञा के तहत काम करने की छूट देते थे। जब तक स्थानीय राजा पूरी तरह अधीनस्थ रहता है और रेजिडेंट यानी ब्रिटेन सरकार के माफिक काम करता है, तो चीज़ें आराम से चलती थी। शासन के कामों में रेजिडेंट की दखल अंदाजी के बिना कुछ चल जाता था। जब भी कुछ अलग तरह का घटता है, जब भी राजा कोई ऐसा रास्ता अपनाता है जिसे ब्रिटेन सरकार गलत मानती है, तो टकराव होना या उथल पुथल पैदा हो जाती थी। धन्यवाद।